कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए गाइस एक प्रश्नों का सेट है। और ये जो रिलेटेड है प्रश्न, ये है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट से, यानी कि फलों और बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, इससे रिलेटेड। ठीक है, प्रश्नों का सेट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार हम ये सोचते हैं कि इस तरह के सवाल तो हम कर ही लेंगे, लेकिन कई बार गलत भी हो जाते हैं, तो इसलिए इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, टीजीटी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, पीजीटी बायोलॉजी और नीट के विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल, ए फ्रूट दैट फ्लैसी मीसोकार्प एंड स्टोनी एंडोकार्प इज कॉल्ड। देखिए, उसकी मीसोकार्प कैसी होगी, मांसल होगी, गूदेदार होगी। और स्टोनी एंडोकार्प होगी। एंडोकार्प क्या होगी, अंतःफल भित्ति क्या होगी, स्टोनी होगी, कठोर होगी। तो इस प्रकार के फल को क्या कहेंगे हम, पोम, बेरी, ड्रूप या पेपो। तो ये आप लोगों को पता ही है, इसको ड्रूप कहा जाएगा। जैसे आम है, नारियल है, तो इसमें ये जो है, ठीक है, एंडोकार्प जो होती है ये, तो ये तो होती है कठोर। और ये मीसोकार्प है, ये होती है फ्लैसी, आम के अंदर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इस फ्रूट को क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएगा, ड्रूप कहलाएगा, इस प्रकार का जो फ्रूट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन ओपियम टेक्स प्लेस बाई। ओपियम में यानी अफीम में, पेपावर। ठीक है, ओपियम कहते हैं अफीम को। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पेपावर। ठीक है, पेपावर सोमनीफेरम, अफीम का जो बॉटनिकल नेम होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और पेपावरेसी फैमिली में इसको रखा गया है। ओके, तो पेपावरेसी फैमिली के अंतर्गत है अफीम। तो इसमें जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का जो प्रकीर्णन होता है, डिस्पर्सल होता है, वो किस मैकेनिज्म द्वारा होता है। पैराफ्रूट मैकेनिज्म द्वारा होगा, सेंसर मैकेनिज्म द्वारा होगा, एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म द्वारा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेंसर मैकेनिज्म द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो सीड होता है, इसकी कैप्सूल, ये कैप्सूल लाइक होता है, जैसे कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल होता है इसके। फ्रूट को क्या कहते हैं, ये कैप्सूल है। तो इसके कैप्सूल में गाइस क्या होता है, अफीम के कैप्सूल में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, बारीक बारीक क्या हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं। और इन पोर्स में से कंपन द्वारा या हिलाने से क्या होते हैं, सीड्स बाहर की तरफ निकलते हैं, या तो हिलाने से या कंपन से। तो इस विधि को क्या कहते हैं, सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। और ये सेंसर का मतलब वैसे वास्तव में होता है धूपदान, जैसे धूपदान को हिलाते हैं तो धुआं निकलता है। ठीक है, ये राख गिरती है। तो इस तरीके से ही इसमें अफीम में यानी पेपावर में ये मैकेनिज्म देखने को मिलती है सीड डिस्पर्सल की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। persistent calyx with balloon like appendages for dispersal is found in। ठीक है, persistent calyx पाए जाते हैं, यानी स्थायी कैलिक्स जिसमें पाए जाते हो आपाती। और विद बलून लाइक अपेंडेज, और इसमें बलून लाइक अपेंडेजेस उपांग पाए जाए हैं। और डिस्पर्सल के लिए तो ये किस में देखने को ये अवस्था मिलती है, जो कैलिक्स होते हैं ना परसिस्टेंट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो फल के साथ भी जुड़े रहते हैं, वो परसिस्टेंट कैलिक्स कहलाते हैं। तो उनके साथ अगर बलून लाइक अपेंडेजेस हो, देखिए कैलिक्स परसिस्टेंट हो, स्थाई, स्थाई कैलिक्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपने टमाटर में देखा, बैंगन में देखा, ये स्थाई कैलिक्स हैं। ओके, यहाँ मैं सिर्फ स्थाई कैलिक्स की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर एक दूसरी स्थिति भी बनती है, तो ये क्या कहलाएंगे, परसिस्टेंट कैलिक्स कहलाएंगे। इस तरह की जो स्थिति होगी वो क्या कहलाएगी, परसिस्टेंट कैलिक्स, यानी स्थाई कैलिक्स जो फ्रूट के साथ होगा। ये टमाटर के साथ भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो टमाटर पे भी ये कैलिक्स क्या होते हैं, फ्रूट के साथ ही जुड़ रहते हैं, ये टमाटर में होगा। ठीक है, मिर्च में भी देखे होंगे। तो ये कैलिक्स जो है क्या कहलाएंगे, परसिस्टेंट कैलिक्स हैं ये, जो फ्रूट के साथ। ठीक है, आफ्टर फ्लावरिंग, फ्रूट के साथ जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो फ्रूट को क्या करते हैं, बेस देते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं इसको। तो ये परसिस्टेंट कैलिक्स कहलाता है। ये मैंने एग्जांपल दिया कि क्या परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, ना कि ये बताया है कि ठीक है इसका एग्जांपल क्या है। देखिए इसमें एक साथ और जुड़ गई, एक चीज और जुड़ जाती है, विद बलून लाइक अपेंडेज। तो कुछ उपांग इसके साथ बैलून जैसे, गुब्बारे जैसे अंग भी पाए जाते हैं डिस्पर्जल के लिए। तो ये किस में होता है, ठीक है, ये फाइसेलिस में होगा। ठीक है, जैकारेंडा में होगा, सोलेनम में, या कैप्सिकम में। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, फाइसेलिस में ये स्थिति पाई जाती है। यानी कि ये कैलिक्स तो परसिस्टेंट होंगे, लेकिन बलून लाइक अपेंडेजेस होंगे डिस्पर्सल के लिए।
तो ये स्थिति फाइसलिस में होगी, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सर्वाइवल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी एट्रीब्यूट टू। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सर्वाइवल कर पाते हैं किस कारण से? ठीक है, तो किस कारण से सरवाइव कर पाते हैं? तो उसके लिए क्या इसमें से ऑप्शन रहेगा, देख लेते हैं। अब्सेंस ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम की अब्सेंस के कारण वो सरवाइव कर पाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये अपने आप को सर्वाइवल के लायक बना पाते हैं, अगली पीढ़ी के लिए तैयार कर पाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के डेवलपमेंट के कारण, डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सटेंस, ठीक है, एक्सटेंसिव रूट, या एबिलिटी टू कैरी वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि कोई कायिक प्रजनन की क्रिया द्वारा के कारण से ये अपने आप को, ठीक है, सर्वाइवल के लिए फिट बना पाते हैं। तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट के विकास के कारण फ्रूट डेवलप होंगे, फ्रूट में सीड डेवलप होंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। तो इस प्रकार ये अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे फ्रूट के डेवलपमेंट के कारण। ये फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पूछा है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ये सर्वाइवल कर पाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, plants propagated by the flowering means are likely to have a wider range of distribution। प्लांट्स जो है जिनका प्रोपागेशन किया गया हो निम्नलिखित विधि द्वारा, ठीक है, तो वो इनका विस्तृत रूप से वितरण हो पाएगा। ठीक है, ज्यादा वितरण किस विधि से हो पाएगा, अगर किस विधि से प्रोपागेट करें। ठीक है, तो इनमें से जो मोस्ट सुटेबल विधि है वो कौन सी है, जिससे कि ज्यादा से वाइड रेंज में इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए? सीड के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा, फ्रूट्स, या वेजिटेटिव पार्ट्स? तो स्पोर्स के द्वारा ही वाइड रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, क्योंकि स्पोर्स जो है वो, ठीक है, हवा में भी प्रकीर्णन होकर, डिस्पर्स होकर दूर दूर तक जा सकते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा वो स्पोर्स द्वारा हो पाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फॉलोइंग बियर्स विंग्ड फ्रूट्स, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, पंख वाला फल होता है? पंख वाला जो फल है, यहाँ देखिए, देखेंगे विंग्ड फ्रूट्स की बात कर रहा है, विंग्ड सीड भी होते हैं। तो विंग्ड फ्रूट्स किस में पाए जाएंगे आपको बताना है, ओरोजाइलम में, सिंकोना में, ठीक है, डायोस्कोरिया में, या मोरिंगा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोस्कोरिया में पाए जाएंगे। ठीक है, विंग्ड फ्रूट्स, इसको ध्यान रखेंगे, विंग्ड फ्रूट्स आर फाउंड इन, ठीक है, डायोस्कोरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंग्ड सीड्स आर प्रेजेंट। अब आ गया देखिए विंग्ड सीड्स, ठीक है, ये किस में पाए जाएंगे? तो विंग्ड जो पंखदार बीज होंगे वो किस में पाए जाएंगे? मोरिंगा में, सोरिया में, हिप्टेज में, या कैलोट्रोपिस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरिंगा, मोरिंगा में विंग्ड सीड पाए जाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्पर्सल ऑफ कोकोनट फ्रूट्स टेक्स प्लेस बाई। ठीक है, कोकोनट फ्रूट का जो डिस्पर्सल होता है वो किसके कारण से होता है? एयर द्वारा, एनिमल्स द्वारा, वाटर, या स्पिटिंग द्वारा? तो इसका राइट आंसर है वाटर द्वारा इसका डिस्पर्सल होता है कोकोनट का, ध्यान रखेंगे। इसीलिए ये समुद्र के किनारे उगते हैं ज्यादातर। ठीक है, कोस्टल एरिया में ही ज्यादातर कोकोनट फ्रूट्स पाए जाते हैं, जिससे कि इनका डिस्पर्सल हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके ये सरवाइव कर सके और जर्मिनेट करके नए पौधे को जन्म दे सके। नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्व्ड हुक्ड, कर्व्ड हुक, मुड़ा हुआ हुक, नोन एज जैकुलेटर, उसे जैकुलेटर के नाम से जाना जाता है। हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, जो बीजों के प्रकीर्णन में मदद करता है। तो वो किस में पाया जाता है? ठीक है, बाल्सम में, कैस्टम में, बोहिनिया में, या रुएलिया में? तो इसका राइट आंसर है गाइस, रुएलिया में पाया जाता है जैकुलेटर। ठीक है, जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है वो रुएलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की पैराशूट मैकेनिज्म एंड सीड्स डिस्पर्सल, और बीजों के प्रकीर्णन के लिए इज ड्यू टू स्ट्रक्चर कार्ड, किस स्ट्रक्चर के कारण होती है? ठीक है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जो पैराशूट मैकेनिज्म द्वारा, ठीक है, क्या करती है? फ्रूट्स का और सीड्स का डिस्पर्सल करती है। तो इस, ठीक है, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पेपस, थॉर्न्स, कोरोला, या ब्रैक्स? तो इसको कहते हैं गाइस पेपस, रोमगुच्छ। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, ऑर्किड सीड्स आर, ऑर्किड के जो बीज हैं, ऑर्किड क्या है? एक प्रकार का अधिपादप है, इसमें वेलामेन ऊतक भी पाया जाता है, जो वायु की नमी को, वेलामेन टिश्यू पाया जाता है इसमें, और जो वायु से ही नमी प्राप्त करके, ठीक है, जल की आपूर्ति पूरी करता है।
बताए ऑर्किड के सीड कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल एंड ड्राई होते हैं, स्मॉल एंड स्टिकी होते हैं, मीडियम साइज एंड हेयरी, लार्ज एंड हेयरी। तो ऑर्किड के जो सीड होते हैं गाइज, ये होते हैं वेरी स्मॉल एंड ड्राई, बहुत छोटे और शुष्क होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं परसिस्टेंट स्टाइल। यहाँ पे स्थायी स्टाइल की बात कर रहे हैं। इस समय परसिस्टेंट कैलिक्स की बात कर चुके हैं, अब आता है स्टाइल, वर्तिका की। ठीक है, दैट आर हेल्पफुल इन, तो परसिस्टेंट स्टाइल जो होगी, जो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करती है, वो पाई जाती है। ठीक है, क्लेमेटिस में, सोलेनम में, हिबिस्कस या ओसीमम। तो इसका राइट आंसर है क्लेमेटिस का ही। ठीक है, डिस्पर्सल में हेल्प करने वाली जो परसिस्टेंट स्टाइल होगी, वो क्लेमेटिस में पाई जाती है। अब आते हैं, देखिए, among द फॉलोइंग नेम ऑफ द प्लांट, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा प्लांट का नाम है whose सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, जिसके जो सीड्स हैं वो हवा द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। कैलोट्रोपिस, साइकस, पिटूनिया या राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोट्रोपिस। इसको अकहुआ भी कहते हैं गाइस। ठीक है, गांव पर, गांव में, देहाती में, और इसका नाम मदार भी है। ठीक है, एस्किले पीएडीएसी का मेंबर है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, मदार या अकहुआ इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पैराशूट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन, पैराशूट मैकेनिज्म पाई जाती है किसमें, सनफ्लावर में, गॉसिपियम में, ग्राउंडनट में, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सनफ्लावर में। आगे देख लेते हैं, पैराशूट मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन, ठीक है, पैराशूट शूट मैकेनिज्म, इससे पहले देख लीजिए पैराशूट मैकेनिज्म किस में पाई जाती है। और ये भी देखिए, इस तरह का सवाल हो गया, और दूसरा भी इसी तरह का सवाल हो गया। तो गाइस देख लीजिएगा, पैराशूट मैकेनिज्म उधर सनफ्लावर में भी पाई जाती है, और इधर कॉटन, ग्लाइसिन, ग्राउंडनट या पॉपी किस में पाई जाएगी, तो यहाँ कॉटन में भी पाई जाती है पैराशूट मैकेनिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन, सेंसर मैकेनिज्म द्वारा जो सीड का डिस्पर्सल होता है वो किस फैमिली में होता है, पेपावरेसी में, लिलिएसी में, लेग्यूमिनोसी या रोजेसी। तो ये पाया जाता है पेपावरेसी में। इससे पहले देख लीजिए, हम इससे पहले आपको फिर से याद दिला देते हैं। तो यहाँ पर क्या था जो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए, पेपावरेसी फैमिली के बारे में दूसरा सवाल बताया था कि डिस्पर्सल ऑफ द सीड इन ओपियम, ओपियम यानी अफीम में, पेपावर सोमनिफेरम में, पेपावरेसी फैमिली में है। तो इस सेंसर मैकेनिज्म द्वारा इसमें पाया जाता है। ठीक है, पेपावरेसी फैमिली के पेपावर सोमनिफेरम यानी अफीम में, ओपियम में ये स्थिति देखने को मिलती है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, ओपियम में सेंसर मैकेनिज्म द्वारा। तो देखिए फिर से, इसीलिए ये एक तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सेंसर मैकेनिज्म किसके फैमिली में हो गई, पेपावरेसी में हो गई। इस प्रकार है ना, सीड डिस्पर्सल जो पाया जाएगा लिलियसी, लेग्यूमिनोसी या रोजेसी में नहीं। देख लेते हैं 17वां प्रश्न, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किस प्रोसेस द्वारा द सीड एब्जॉर्ब, सीड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है एम्पल ऑफ वाटर, बहुत अधिक मात्रा में वाटर, एंड डोरमेंसी ओवरकम, और इस प्रकार इसकी जो डोरमेंसी है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वर्निलाइजेशन, स्क्लेरिफिकेशन या स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, डीवर्नलाइजेशन। देखिएगा फिर से समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए कि कौन सी प्रोसीजर जिसमें सीड बहुत सारा जल एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसकी जो डोरमेंसी है वो ओवरकम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैरिफिकेशन। ठीक है, इसको कहते हैं स्कैरिफिकेशन। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो गाइस, ये जो प्रश्नों का सेट कंप्लीट हो जाता है, नए सेट के साथ फिर मिलते हैं आपसे।